जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर और नेशनल स्पोक्स पर्सन तेज तर्रार नेता केसी त्यागी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मुल्क की मौजूदा सियासत, बिहार की सियासत, गुजरात इलेक्शन और जो भी कुछ चल रहा है मुल्क के अंदर, उस पर तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है इस तरीके से ये सोचते हैं मौजूदा पॉलिटिक्स के बारे में और कैसे ये जो मुल्क है आगे बढ़ रहा है, किस राह पर इस वक्त चल रहा है। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? हम देख रहे थे कि अचानक ही बिहार में एक रात में ही बदलाव हो गया था, तो अचानक कैसे हुआ था? मतलब वो सब आपकी ज़बान से लोग सुनना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं। नहीं, ये पुराने साथियों को छोड़ करके नए साथियों के साथ जो है कैसे अचानक ये आपको लगा? हाँ, खिचड़ी पहले से पक रही थी। खिचड़ी लालू जी ने ही पकानी शुरू करी। अच्छा। असल में लालू जी खुद चारा घोटाले में एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं, जमानत करी है। फिर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी, उनके दोनों सुपुत्र, बेटी मीसा, दामाद शैलेश आदि आदि के पास बेनामी संपत्ति का पता लगा। रेलवे मंत्री होते हुए जो रेलवे का कैटरिंग विभाग है उसके जो होटल हैं उनको बेचा गया और उसमें प्रोक्रो डील जो हुई उसको लेकर के एक बिहार का और पटना का जो सबसे बड़ा मॉल बन रहा है उसको लेकर के सवाल उठे। ये आप जानते ही हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि नीतीश कुमार सफल राजनीतिज्ञ के साथ साथ वो गुड गवर्नेंस और करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पिछले 10 सालों में 3 बार उन्होंने 3 मंत्रियों को अपने विभाग से हटाया, जिसमें जितन राम मांझी जी भी शामिल हैं और भाजपा के एक मंत्री भी शामिल हैं। मीडिया ने दबाव बनाया, सिविल सोसाइटी के लोगों ने दबाव बनाया और जो जांच एजेंसीज थी उन्होंने पाया और दबाव बनाया कि श्री तेजस्वी यादव कई तरह की बेनामी संपत्ति के मालिक हैं। हमने और हमारी पार्टी ने एज ए स्पोक्समैन मैंने भी कभी तेजस्वी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। मिनिमम और मैक्सिमम हम चाहते थे कि वो अपनी जनता के सामने और मुख्यमंत्री के सामने भी अपनी पोजीशन क्लियर करें। ठीक है। एंड ही मस्ट कम क्लीन ऑन इट। उन्होंने एक बार भी न मुख्यमंत्री के पास गए। तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा तो कोई मांग नहीं रहा था। हाँ, लेकिन अपने जो है पोजीशन तो क्लियर करनी थी, अपनी पोजीशन जनता के सामने करें, क्योंकि लोकतंत्र में हम मासिस के लिए आंसरेबल होते हैं। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। लेकिन वो अभी तक ये कह रहे हैं साहब कि करप्शन का इशू नहीं था हमारे ऊपर, जो है वो हम बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, जो 2-3 आपने नाम लिए हैं, और ये तो पहले से खिचड़ी पक रही थी इनकी, जो है पहले से जो है घालमेल हो गई थी बीजेपी की और जेडीयू की। ये तो एक बहाना बनाया इन्होंने। नहीं, बीजेपी के खिलाफ एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया, उनका ये कहना है। एजेंसीज का इस्तेमाल कभी जब आप रहते हैं तो वो सही हो जाता है, जब आप नहीं रहते हो तो गलत हो जाता है। लेकिन आखिर क्या है कि सीबीआई, ईडी, डीआरआई जैसी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, क्या उनको समाप्त कर देना चाहिए? जब हम विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं कि सीबीआई जांच करो, जब जांच होने लगती है कहते हैं कि ये सरकारी तंत्र का उपयोग है, दुरुपयोग है। तो ये जांच को नीतीश कुमार की नहीं थी। अच्छा, ये सर सवाल एक बात बताइए, सब जब भी जो है ये जो इस तरह की एजेंसीज काम करती हैं या जो है रेड डालती हैं, तो हमने देखा है ज़्यादातर इस तरह के एग्जांपल्स हैं कि रूलिंग पार्टी का कोई लीडर या कोई भी मिनिस्टर उसके खिलाफ जो है इस तरह की रेड नहीं पड़ती मोटे तौर पर। ये जो अपोजिशन में जाने के बाद या जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वही टारगेट पर क्यों रहते हैं? फिर तो ये कहिए कि 70 साल से यही सब चल रहा है। हाँ, जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था तब विरोधी दल के नेताओं के यहाँ रेड होती थी। अब एनडीए का शासनकाल है, कुछ लोगों को शक शुबा हो सकता है कि ये एनडीए के विरोधी नेताओं के यहाँ रेड होती है, लेकिन क्या इन जांच एजेंसीज की जो रेस्पेक्टेबिलिटी है या जो इनकी फंक्शनल एक्सेप्टेबिलिटी है उसको हम स्वीकार करें ना करें? नहीं करेंगे तो फिर देश का ढांचा ही खराब हो जाएगा। जेडीयू को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ जो है वो महागठबंधन से हट करके और जो है एनडीए में शामिल होने के बाद? क्या लगता है हमने इसका पार्टी के लेवल पे गणित नहीं लगाया। हमने अपनी छवि का लगाया, हाई मॉरल वैल्यूज का लगाया, और जिन नेताओं के संपर्क में रह करके हमने राजनीति सीखी, क्या लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण हो, चौधरी चरण सिंह हो या कर्पूरी ठाकुर हो, इनका अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रहा है करप्शन के लिए। बल्कि जयप्रकाश नारायण ने तो उस पूरे देश में
भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन किया, और हम भी, नीतीश कुमार भी, शरद यादव भी, लालू प्रसाद भी, रामविलास पासवान भी, मुलायम सिंह यादव जी भी, हम सब लोग उस आंदोलन की उपज है। कुछ भटक गए, कुछ अभी संघर्षरत है। हाँ, मतलब जो आपके साथ नहीं वो भटक गया। शरद यादव को खो दिया है जेडीयू ने साहब, और नीतीश कुमार का एक चेहरा बन करके उभरा था कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते थे 2019 में। आपको लगता है कि वो भी एक झटका लगा है? वो अचानक जो है अब वो रेस में नहीं रहे, उन्होंने खुद कहा कि मेरा उतना बड़ा कद नहीं है। उस वक्त कद था, अचानक कद खत्म हो गया। जो हमसे अलग हो गए वो भटक गए, ऐसा मैं नहीं मानता। मुलायम सिंह यादव जी की एक महती भूमिका रही है धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन हैं उनको एनलाइनमेंट करने के लिए। रामविलास जी की दलितों के एम्पावरमेंट के लिए एक भूमिका रही है। और शरद यादव निसंदेह 40 साल तक संसद में, उसके बाद गरीब गुरबा लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे। शरद यादव जी का लालू यादव जी के मंच पर जाना हमें नागवार गुजरा। उनको वो लोकसभा के चुनाव में पराजित कर चुके हैं। उनसे अलग होकर के जो उन्होंने पार्टी बनाई थी, हमारे जैसे लोग शरद यादव के साथ खड़े हुए थे कि वो नैतिकता के बहुत ऊंचे मापदंडों पर खड़े हुए हैं। जब वो लालू जी की रैली में चले गए और उन्होंने लालू जी के जो भ्रष्टाचार के मामले थे उनको भी सपोर्ट किया, तब हमारे और शरद जी के रास्ते अलग हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि शरद जी की कोई कद काठी छोटी है। हाँ, वहाँ पे सरकार तो आपकी ठीक चल रही है, कुल मिलाकर के देख रहे हैं, पर आपको लगता है कि बीजेपी के साथ जो तालमेल होना चाहिए वो वैसा ही है? क्योंकि हमने सुना है कि नीतीश कुमार जी टाइम मांग रहे हैं अमित शाह जी से, लेकिन वो वक्त नहीं दे रहे हैं बहुत दिन से, और कुछ थोड़ा सा चल रहा है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने टाइम मांगा है, चूँकि पिछले 1 महीने से तो अमित शाह जी खुद ही दिल्ली के लिए अवेलेबल नहीं। और मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा कुछ है कि सहयोगी पार्टी के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समय मांगे और समय ना मिले, ऐसी स्थिति मैं नहीं मानता। मार्केट में ऐसी खबरें हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है। बाजार में तो बहुत खबरें होती हैं, आप जानते हैं ये खबरें सब किस तरह से फ्लॉट की जाती हैं। जब हमें सूट करता है तो हम कहते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चले जाते हैं तब वो कहते हैं कि देखिए हम तो इनको प्रधानमंत्री बना रहे थे और अब ये वहाँ चले गए हैं, पीएम मटेरियल थे। तो ये तो बाजार है अफवाहों का घर। साहब, बहुत साफ सुथरी छवि है नीतीश कुमार जी, इसमें कहीं किसी को कोई शक व शुबा नहीं है, और उनके ऊपर कोई इस तरह के करप्शन जो है डायरेक्ट लगते भी नहीं है कभी। बट जो है सृजन घोटाला हुआ है, चाहे वो टॉयलेट वाला जो इशू है, पैसा था वो किसी एजेंसी को दे दिया गया, किसी एनजीओ को दे दिया गया, वो घोटाला है, उसको लेकर के तो सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। और लगातार आरजेडी की तरफ से या जो आरजेडी प्रमुख है उनकी तरफ से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये जब इतनी साफ सुथरी छवि है तो फिर ये घोटाले क्यों हुए? आपका बहुत सही सवाल है, और ये कोई बिहार में नहीं, इस तरह के प्रशासनिक अधिकारियों की चूक की और लूट की मनोवृत्ति की वजह से इस तरह के घोटाले होते रहे। अब आपको जान करके आश्चर्य भी होगा, अच्छा भी लगेगा। सृजन घोटाले की जानकारी जब मुख्यमंत्री को मिलती है तो 24 घंटे के अंदर सीबीआई इंक्वायरी उसमें ऑर्डर हो जाती है। जब टॉयलेट घोटाला होता है उसकी 14 घंटे में ही जांच के लिए कमेटी बैठ जाती है, अधिकारी दोषित होते हैं। भ्रष्टाचार के ऐसे केस आगे भी आएंगे। सवाल एटीट्यूड क्या है, क्या हम उनको बचाएंगे या अगर वो एक्सपोज होते हैं तो उनको एक्सपोज होने देंगे। ईमानदार राजनीतिक में और गैर ईमानदार राजनीति के बीच में यही फर्क है, बहुत बारीक है ये। घोटाले होंगे भविष्य में भी, बिहार में भी होंगे। सरकार का, राज्य का, मुखिया का क्या एटीट्यूड होगा, उन्हें होने दी, आंख बंद करें। लालू जी में, नीतीश जी में यही फर्क है। जब कई हजार करोड़ का चारा घोटाला हुआ तो लालू जी ने इसको होने दिया, वो इंक्वायरी फेस। ये एटीट्यूड का फर्क है, बिल्कुल एटीट्यूड का फर्क। ठीक है, वैसा जो है उस तरह की खुली छूट कह लीजिए या उस तरह का जो एटीट्यूड है वो वैसा नहीं है यहाँ पर, आप ये कह रहे हैं। ये बताइए साहब, गुजरात इलेक्शन हो रहे हैं और सुना है कि जेडीयू अलग तरीके से अपने कुछ उम्मीदवार उतारेगी, खासतौर से उन इलाकों में जहाँ मुस्लिम आबादी है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू की सोची समझी एक रणनीति है ये, ताकि मुस्लिम वोट तकसीम हो और उसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुँचे। पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए, हम अब से नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी और मोदी जी के सारे कार्यकाल में भी जनता दल यू पहले से अलग चुनाव लड़ता रहा। तो यार तो आपका ठीक नहीं, नंबर 1।
लेकिन अभी तो इकट्ठा हो लड़ना चाहिए ना साहब, जब आप जो है हिस्सा हैं एक प्रदेश में, तो हाँ, तो दिक्कत क्या है? अगर 2 सीटें 4 सीटों पे मिलकर के लड़ लें तो क्या प्रॉब्लम? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी हम अलग ही लड़ते थे जी, दिल्ली में साथ थे, उसी परंपरा को लेकर के चल रहे, उसी परंपरा को लेकर चल रहे। और हम ज्यादा सीटों पे नहीं लड़ रहे कि बीजेपी को फायदा पहुंचे, हम ज्यादा से ज्यादा आधा दर्जन सीटों पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, जहां हम पिछले 20-30 साल से कंटिन्यू लड़ते आ रहे हैं। हमारे उम्मीदवार जीतते रहे हैं या नंबर 1 नंबर 2 पे रहे हैं, तो इससे तो बीजेपी को फायदा होने वाला है नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए, जो हम देख रहे हैं गुजरात की जो पॉलिटिक्स है वो दिनों दिन जो है वो उसमें डर्टी पॉलिटिक्स आती जा रही है, क्या कहेंगे कुल मिलाकर के कैसा लग रहा है आपको? चूंकि आप लोगों की जो पार्टी है, खासतौर से आपकी जो छवि है या नीतीश कुमार जी की, वो बहुत साफ सुथरी छवि वाले लोग हैं आप, तो जब उस तरह की पॉलिटिक्स आप देखते हैं तो कैसा जो है मन को लगता है, क्या मतलब लगता है आपको कि पॉलिटिक्स में सब चीज़ें कहाँ से आ गई? नहीं, इनका कोई स्थान नहीं है। हमारा कांग्रेस पार्टी से और यूपीए से वैचारिक मतभेद है, जिसमें कृषि पर जोर कम देना, मजदूरों के प्रभावी हिस्सेदारी ना होना, विदेश नीति के प्रश्न हैं, भाषा नीति के प्रश्न हैं। लेकिन सोनिया जी क्या कपड़े पहनती हैं, राहुल जी क्या खाते हैं, वो हमारी आलोचना का केंद्र नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी क्या पहनते हैं, अमित शाह जी किसके घर जाते हैं, इसकी भी आलोचना जो होती है वो गलत है। इधर जो ये फोटो संस्करण चला है उसको भी हम विरोधा बेल्ट मानते हैं, और इसका स्वस्थ और वैचारिक राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है। ना हमारे पुरखों ने ये राजनीति करी, ना हम उसके पात्र। हाँ, लेकिन ये सीढ़ी आ गई अचानक ही साहब, कोई एक उभरता हुआ लीडर है, कोई एक यंग नौजवान है, मतलब एक यंग लीडर है, तो उसके खिलाफ इस तरह की जो है वो एन मौके पर देख करके उसकी तो पहले से उसको हम डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा मानते हैं। आप हार्दिक पटेल को पराजित कीजिए कि पटेलों का आरक्षण नहीं होना चाहिए, या पटेलों का आरक्षण हो तो पिछड़ों के कोटे में से कटौती नहीं होनी चाहिए, या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक स्वस्थ बहस हुई, लेकिन उसने कहाँ वो रात गुजारी, कहाँ वो रहा, वो असली है या नकली है, एन चुनाव के मौके पर क्यों प्रचारित और प्रसारित किया गया, ये डर्टी पॉलिटिक्स। हाँ, उससे पहले अहमद पटेल का नाम आ गया था, बोले जो वो एक हॉस्पिटल के वो थे, ट्रस्टी थे, और उस पर भी हमारी ये राय है कि ये चीज़ें चुनाव के मौके पर ही क्यों। और हम कांग्रेस पार्टी के विरोधी हैं, लेकिन श्री अहमद पटेल की जो राष्ट्रीयता है उस पर संदेह करना गलत है, और हम उसको किसी भी राष्ट्रभक्त जैसा ही राष्ट्रभक्त मानते हैं। एक नए जो है हम नारे देख रहे हैं गुजरात में इस बार, राम वर्सेस हज, किस तरह की पॉलिटिक्स है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी के समय भी ये सवाल उठते थे, लेकिन उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात के जरिए एक अच्छा गुजरात बनाने का प्रयास किया है, ऐसा कहकर के वो वोट मांगते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं साहब, ये जो घटनाएं हुई थी गौकशी के नाम पर, ये कई बार रुक जाती हैं, लेकिन अभी फिर हो गया, उमर खान का जो है वो कत्ल कर दिया गया। प्रधानमंत्री स्वयं आधा दर्जन बार इनको गुंडागर्दी की संज्ञा दे चुके हैं, लेकिन अफसोस है कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, कैसे बेशर्मी के साथ बार बार पेश आते हैं। एक नए जो है हम नारे देख रहे हैं गुजरात में इस बार, राम वर्सेस हज। राम का मतलब हो गया है रूपानी, अमित शाह और मोदी, और हज का मतलब हो गया हार्दिक पटेल, अल्पेश और जिग्नेश। मतलब ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, गुजरात में कई मौकों पर धार्मिक धर्मीकरण हुआ है, लेकिन विकास भी एक मुद्दा रहता था। नरेंद्र मोदी जी के समय भी ये सवाल उठते थे, लेकिन उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात के जरिए एक अच्छा गुजरात बनाने का प्रयास किया है, ऐसा कहकर के भी वो वोट मांगते थे। बिल्कुल, इधर कुछ परेशानियां, दिक्कत जरूर वहाँ खड़ी हुई हैं, और उसके लिए दिल्ली की सरकार नहीं बल्कि गुजरात की सरकार उन समस्याओं को टैकल करने में असफल रही। जैसे कुछ गोरक्षकों के द्वारा जिगवानी की बिरादरी के लोगों के साथ जो सहयोग किया गया वो गलत था। हार्दिक पटेल जिन मांगों को लेकर चले थे, मांगे पहली बार नहीं उठी। 80 के दशक में भी ये मांगे उठी हैं। मराठे मांग उठा रहे हैं, जाट ये मांग उठा रहे हैं, ऊपा ये मांग उठा रहे हैं, गुर्जर हैं, बहुत सारी कम्युनिटी से जो उठा रहे चुके।
हम ऐसा मानते हैं कि हरित क्रांति से उन मजबूत किसान जातियों के बच्चों को रोजगार नहीं मिला जिनके लिए हरित क्रांति हुई थी। समुद्र के किनारे बसे हुए जो राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो और चाहे गुजरात हो, तमाम आर्थिक और औद्योगिक क्रांति के बाद भी वहाँ भी जो मजबूत किसान जातियाँ हैं उनके बच्चे रोजगार हैं। तो क्या हम इस पर दोबारा बैठ करके बहस नहीं कर सकते कि जाटों के लड़कों को, मराठाओं को, हालांकि उनकी संख्या अच्छी खासी है, खाते पीते लोग हैं, लेकिन उनके बच्चों को, हमारे बच्चे हैं, वो देश के बच्चे हैं, तो क्या हम कभी गंभीरता से नहीं सोच सकते? ये जो ध्रुवीकरण का जो एक खेल है और मजहब के नाम पर जब ध्रुवीकरण होता है तो एक अच्छे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए आपको लगता है कि ये जहर का काम करता है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है? नहीं, हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था है कि ये देश एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्मों को, सभी मतों को अपने अपने तरीके से अपने धर्म पर, अपने मतों पर चलने की, विचार विमर्श करने की और मनाने की आज़ादी, स्वतंत्रता है। कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो जेर बहस एक मुद्दा बने, लेकिन एक जाति विशेष का, एक धर्म विशेष का नाम ले करके या चिन्हित करके, विरोध करके वोटें बटोरना एक राष्ट्रीय जुर्म है। ऐसा कोई भी पार्टी करती हो, किसी धर्म विशेष के विरुद्ध निंदा अभियान चलाती हो, हम जो सोशलिस्ट हैं उसको अच्छा नहीं मानते। बिल्कुल, हम देख रहे हैं साहब, ये जो घटनाएं हुई थी गौकशी के नाम पर, ये कई बार रुक जाती हैं, लेकिन अभी फिर हो गया। उमर खान का जो है वो कत्ल कर दिया गया, और उससे पहले पहलू खान हुआ था, और पहलू खान के जो मुजरिम थे उनको छोड़ दिया गया, उनको जमानत दे दी गई, और जो चार्जशीट थी उसमें भी शायद उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मतलब वो पालक नहीं हो, न वो गो भक्त है, वो गो भक्षक है, जो धर्म की आड़ में, गाय की आड़ में सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं आधा दर्जन बार इनको गुंडागर्दी की संज्ञा दे चुके हैं, लेकिन अफसोस है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे बेशर्मी के साथ बार बार पेश आते हैं। चाहे वो गाज़ियाबाद के दादरी का मामला हो, बिसाड़ा का, चाहे मेवात के मामले हो, चाहे भरतपुर के मामले हो, चाहे गुजरात के मामले हो, एक सुनियोजित साजिश के तहत ये चलाया जा रहा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदू धर्म की जो विसंगतियाँ हैं, जिसमें मरे हुए पशुओं का खाल निकालने का काम दलित समाज के एक हिस्से में आया है, अब वो भी इसके निशाने पर आए हैं। और ऊना कांड में ऐसा ही हुआ था, जब दलितों की पिटाई हुई तो उन्होंने मरे हुए पशुओं की खाल निकालने से भी मना कर दिया था। तो क्या सर इलाज क्या है? क्योंकि ऐसे तो जो मुस्लिम गौपालक हैं या जो मतलब जो है गाय को पालना चाहते हैं, जो अपने घरों में 2 गाय रखते हैं, 1 गाय रखते हैं दूध के लिए, तो वो भी नहीं रखेंगे। इलाज क्या मतलब जो है सूझता है आपको? क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है वो एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है तमाम स्टेट्स को कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, लेकिन फिर भी नहीं रुकती। कुछ और इलाज है क्या? राज्य का अपने धर्म का पालन करना। राज्य का धर्म है कि अपने प्रदेशवासी, देशवासियों के प्रति बगैर भेदभाव के आचरण करें, और जो इसमें अड़ंगा अड़ाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। कई अवसरों पर देखा गया है कि जो सरकारी दल है, जो सरकारी अफसर हैं, उनकी भी ढीलेपन की वजह से इन घटनाओं में बढ़ोतरी होती है। वरना जिस दिन बिसाड़ा कांड हुआ था और जब उस बेगुनाह को इस शक में मारा गया था कि उसके फ्रिज में गोमांस है, उस दिन अगर राज्य सरकार, यद्यपि उस समय सपा की सरकार थी, इतने मजबूती के साथ पेश आती तो मैं मानता हूं कि और घटनाएं ना घटती। और अब तो जब प्रधानमंत्री जो राष्ट्र प्रमुख है, उनको खुद कहना है कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, तो उन गुंडों को उठा के जेल में डालना चाहिए और ऐसे उन पर दफाओं में जेल भेजना चाहिए कि 1-2 साल तक जेल से बाहर ना सके। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और ऊपर लेवल पे सारी बातें ठीक हैं, वो सोच भी ठीक है, वो जो आइडियोलॉजी है वो भी ठीक है, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो छोटे लीडर्स हैं और जो मतलब जो इलाकाई लीडर्स होते हैं, उनकी पॉलिटिक्स की वजह से, अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए वो इस तरह की चीज़ों को जो है वो मतलब संरक्षण देते हैं एक तरीके से, उनको उनकी मदद करते हैं। और शायद यही वजह है कि अगर पहलू खान के मुजरिमों के ऊपर कार्रवाई होती तो अभी उमर खान नहीं होता। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि प्रधानमंत्री को और कड़े स्वर में पेश आना चाहिए
और अपनी पार्टी के राज्य प्रमुखों को भी और शासन प्रमुखों को भी कैटेगरिकली कहना चाहिए कि खबरदार अगर इस तरह घटना आपके राज्य में हो तो शायद हालात बेहतर होंगे। ये बताइए साहब, राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको लेकर के इन दिनों कुछ पॉजिटिव बातें जो हैं वो चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के बाहर अगर वो समझौता होता है तो ज़्यादा अच्छा है, कोशिशें अच्छी हो रही हैं वो, और अगर ऐसा होता है तो मेरा ख्याल कि ये मुल्क के लिए एक जो है नज़ीर पेश हो जाएगी। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं जो राम मंदिर का या जो अयोध्या का मसला है ये बाहर कोर्ट के हल होना चाहिए और जो कोशिशें चल रही हैं वो पॉजिटिव वे में है? देखिए 1996 में जी जनता दल यू एनडीए में शामिल हुआ था। एनडीए का घोषणा पत्र था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत जो फैसला हो सबको मान्य हो, नंबर 1। नंबर 2, दोनों के जो धर्म प्रमुख हैं वो बैठ कर के तय करें इस मसले का क्या हल हो। अब जो लोग अपने आप इसमें कूद करके और कुछ सोचते हैं कि वो मध्यस्थता करके इसमें कोई रास्ता निकाल लेंगे, मुझको ठीक नहीं लगता। क्योंकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, राम जन्मभूमि न्यास और वीएचपी ये इसमें पार्टी हैं। अगर ये तैयार हो जाते हैं तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे श्री श्री रविशंकर आए हैं और दूसरे लोगों को लेकर किसने ऑथराइज किया है? उनको बाबरी एक्शन कमेटी नहीं मानते। इसलिए इसमें जल्दबाजी में और चालाकी से कोई किया गया कोई भी फैसला आत्मघाती होगा। 2019 के लिए क्या तैयारियां हैं साहब? क्या एनडीए का हिस्सा रह करके ही जेडीयू जो है वो मैदान में उतरेगा, या फिर जैसे गुजरात में आप अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अलग से जो है वो उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिस तरह की जो है वो चीज़ें दिखेंगी देश में? जनता दल यू अब एनडीए का ही हिस्सा है और एनडीए का हिस्सा ही रहेगा। कुछ जो दुष्प्रचार जेडीयू के बारे में चलता है, बीजेपी के बारे में चलता है, मैं समझता हूँ उस पर विराम लगाने का वक्त आ गया है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव सन्निकट है और हम एनडीए के बैनर के नीचे ही चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता थी वो थोड़ी सी कम हुई है? इन दिनों सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, मीडिया के जरिए जीएसटी को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के तात्कालिक तौर पर जो असुविधा जनता के एक हिस्से को हुई उसके लेकर के लोगों ने कुछ ऐसे अनुमान लगाए हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बोलने वाला, डोलने वाला प्रधानमंत्री है, जो बोलता भी है, डोलता भी, घूमता फिरता भी है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि उनकी कोई छवि पे किसी तरह का कोई दाग लगा है। राहुल गांधी की जो छवि है, राहुल गांधी की जो इमेज है, उसको लेकर के कुछ बदलाव आया है आप लोगों के जहन में, या फिर लगता है कि वो उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या कुछ नया मैच्योरिटी दिख रही है आपको? देखिए, वो विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और जो संस्कार उन्हें राजनीति में मिले हैं वो बहुत समर्थ हैं और उम्र के साथ साथ उनमें भी सुधार हुआ है। लेकिन ही इज़ नो मैच टू नरेंद्र मोदी। नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे 2019 में? मैं ये भी नहीं कहता हूँ, बट ही इज़ नो मैच। हमसे बात की सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे केसी त्यागी साहब। नीतीश कुमार जो हैं उनके सबसे मजबूत साथी हैं यहाँ पर, और उनके जो है सिपह सालार अगर देखा जाए दिल्ली में सबसे ज़्यादा बातें जो हैं उनके तौर पर या उनके जो है उनके बिहाफ पर यही रखते हैं। मीडिया को भी बताते हैं और दूसरे लोगों को भी बताते हैं कि किस तरीके से इनकी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, साफ़ सुथरी छवि के साथ, साफ़ सुथरी सियासत के साथ।